हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। वैसे हमने इसको एक छोटे से पार्ट के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल के अंदर करने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये किन किन कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सब कुछ करने वाले हैं आज हम इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है। मान लिया मेरे पास, देखो भाई, जो यहाँ पर थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है ना, वही मैं आपको समझा देता हूँ। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक ए है, कोई भी ए स्पीसीज है, कोई भी ए एटम है, ठीक है। और ये मेरे पास कोई भी एक बी स्पीसीज है या फिर बी एलिमेंट या एटम, जो भी आप मानना चाहें। ए ने क्या किया, ए के पास इलेक्ट्रॉन थे, ए के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बी के पास ट्रांसफर कर दिया और बीच में एक बॉन्ड बना लिया ऐसे। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो बेसिक बेसिक बात के अंदर ये कहेंगे कि ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैंने बताया है। देखो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। An ionic or electrovalent bond is formed as a result of complete transfer of electrons। एक इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारा जो एलिमेंट है उसके कितने, हमारा जो एलिमेंट है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वी कैन से दैट जो भी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वहां पर हमारे पास कैसा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब मान लिया मेरे पास ये ए स्पीसीज थी और ये बी स्पीसीज थी। ए ने बी को इलेक्ट्रॉन एक हमारा अपना ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पर इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया बी के पास। और इसके पास क्या क्या हो गया भाई, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसने ए से। अब जिसके ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोला जाता है भाई, कैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटायन बोला जाता है। और ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये मैंने बताया था। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेंगे हम, NaCl का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और ये कितने नंबर पे आता है बताना, 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 1। तो हम इसको वैलेंस सेल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऐसे। फिर हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे। 2, 8 और 7। तो यहां पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि कोई भी स्पीसीज है इस यूनिवर्स के अंदर स्टेबल होना चाहती है, और वो स्टेबल कैसे होगी, अपने वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके, ठीक है। अब सोडियम को चाहिए कि ये कहीं ना कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, और क्लोरीन को भी चाहिए। देखो ये क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडियम है और ये मेरे पास क्लोरीन है, जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, और ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। Na हमारा कैटायन बन जाएगा, क्लोरीन हमारा क्या बन जाएगा बताओ, एनायन बन जाएगा। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर सकते हैं यहां से। अब देखो भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है सोडियम का, ठीक, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, क्लोरीन को दे दिया है, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे यहाँ पर भी। तो देखो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे और ये एक साल्ट बना लेंगे जिसका नाम हमारे पास NaCl। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ये आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। देखो ये वाले जो हमारे क्लोरीन एटम है ये हमारे पास कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और कहां पर प्रेजेंट होंगे, फेस पर प्रेजेंट होंगे। देखो ये रहा, एक ये रहा। जो हमारे क्लोरीन एटम है ये हमारे कहां पर प्रेजेंट है, बताओ कहां पर प्रेजेंट है। जो मेरे पास क्लोरीन एटम है ये एक तो फेस पर प्रेजेंट है और कहां पर प्रेजेंट है, और कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास जो पार्टिकल फेस पर और कॉर्नर पर प्रेजेंट हो उस अरेंजमेंट को बोला जाता है FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये बस ये आप इतना इसको आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारे पास NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लोरीन एटम है उसकी कैसी अरेंजमेंट होती है, FCC अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और जो हमारे पास सोडियम है, जो हमारे पास सोडियम है वो हमारे पास कॉर्नर के बीच में प्रेजेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखो भाई ये वाला Na पॉजिटिव, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, एक और बात ये याद रखनी है कि जो ये NaCl का स्ट्रक्चर है इसको रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये था हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन आयोनिक बॉन्ड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एटम है, ध्यान से सुनना। मान लिया मेरे पास कोई भी एटम है और इस एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है उसको कैसे, उसकी फॉर्मेशन के अंदर कैसे इसको अफेक्ट करती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स one of the atoms is to lose the electron from an atom, ionization energy required। देखो भाई, जब भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है ना, किसी भी एक एटम को इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है। ठीक है, मान लिया ये हमारे पास कैटायन है और ये हमारे पास एनायन है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर अगर मेरे पास इस एटम का साइज बड़ा होगा, अगर इस एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो मेरे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और थोड़ी सी एनर्जी देते ही इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो साइज ऑफ, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास साइज ऑफ कैटायन क्या हुआ, स्मॉल हुआ, तो मुझे बाहर से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि छोटे साइज के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड रहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया। तो जो हमारे पास कैटायन है ना, कैटायन, उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी और वो इजिली किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैटायन की। उससे अपोजिट एनाइन, एनाइन की बात लेके चले तो हमारे पास एनाइन का साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर साइज स्मॉल होगा तो रिडली क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा बाहर निकलते ही। ठीक है, अगर छोटा साइज का होगा तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कालीज मेटल है,
और अल्कल यानी कि हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो और ग्रुप्स की कंपैरिजन में स्मॉल होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है भाई। ठीक है, आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये देख लेते हैं भी क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? मान लिया मेरे पास कोई भी एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ये कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। अगर मेरे पास किसी भी एटम का साइज स्मॉल होगा तो वो रेडली क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और जल्दी ही से क्या बना लेगा भाई, एनायन बना लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनायन का साइज हमारे पास छोटा होना चाहिए। अब ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 होता है, जिनको हम हेलोजन बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल के अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये रेडली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऑन द अदर हैंड जब हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज हमारे पास क्या होता है? साइज हमारे पास डिक्रीज होता है और ग्रुप नंबर 17 इस तरफ प्रेजेंट होता है, इस तरफ। ठीक है, तो इनका साइज छोटा होता है, एक तो ये रीजन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट कर लेते हैं आगे हमारे पास लैटिस एनर्जी। ये देख लेते हैं कि ये क्या होती है। देखो भाई, लैटिस एनर्जी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए कोई भी स्पीसीज है जो कि मेरे पास पॉजिटिव है, मेरे पास बी कोई भी स्पीसीज है जो कि नेगेटिव है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, और जब वो हमारे पास एनर्जी बाहर रिलीज होगी तो उसको क्या बोला गया? लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोला गया? लैटिस एनर्जी बोला गया। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, जो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। कौन कौन से? साइज ऑफ द आयंस और चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, अगर हमारे पास आयन का साइज स्मॉलर होगा तो हमारे पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है पहला, मान लिया ये मेरे पास कैटायन है और ये मेरे पास दूसरा है, मेरे पास एनायन। ठीक है, तो अगर मेरे पास साइज ऑफ द जो आयंस है, इनका दोनों का साइज छोटा होगा तो इनकी जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की दूरी है वो छोटी होगी। ठीक है, मान लिया अगर किसी एनायन का साइज किसी आयन का साइज बड़ा है, ठीक है, मान लिया ये बड़े साइज के आयन है, तो इनका जो डिस्टेंस है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, ये ज्यादा बड़ी होगी, इसकी छोटी होगी। तो हमारे पास ग्रेटर द लैटिस एनर्जी, तो इस केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी इसकी कंपैरिजन में, तो इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl है और KCl है, इनके अंदर NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा होगी। क्योंकि जो इसका साइज है छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है ना, इसलिए। दूसरा हमारे पास है चार्ज ऑन आयन। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, इन आयंस का चार्ज अगर ज्यादा होगा तो उस केस में लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। आपको ये दो बातें याद रखनी है, एक तो साइज ऑफ द आयंस और एक चार्ज ऑन द आयन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले देखो, जिस भी कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, यानी हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास फिजिकल स्टेट। जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास NaCl हो गया। ठीक है, और हमारे पास कंडक्टिविटी
देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या है, अगर मेरे पास जो आयनिक सॉलिड है, मान लिया मेरे पास आयनिक कंपाउंड है, अगर ये मेरे पास सॉलिड स्टेट के अंदर है, इन सॉलिड स्टेट, ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। और अगर मेरे पास ये लिक्विड स्टेट या फिर एक्वा स्टेट के अंदर है, तो ये मेरे पास क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। देखो भाई, किसी भी स्पीशीज के अंदर, किसी भी स्पीशीज के अंदर कंडक्टिविटी होने का दो ही रीजन होता है, या तो उसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उसके अंदर क्या हो, फ्री आयंस हो, फ्री आयंस। अब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, क्योंकि हम सोल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हैं। तो क्या होता है आयनिक सॉलिड के अंदर, ये सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो फ्री आयन है ना, जो फ्री आयन है वो अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर, लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर इनके अंदर जो फ्री आयंस है वो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर है, और बीकर के अंदर मेरे पास NaCl है, ठीक है, NaCl है। अब इसके अंदर अगर मैं दो रोड लगाऊं, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे इसके अंदर करंट पास करूं बैटरी लगाकर, तो क्या होगा, क्या होगा, इसके अंदर करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नीचे से हीट करूं इसको, अगर मैं इसको नीचे से हीट करूं, तो ये मोल्टन स्टेट के अंदर चला जाएगा, जो हमारे पास मोल्टन स्टेट के अंदर चला जाएगा, जो हमारे पास NaCl है। और मोल्टन स्टेट के अंदर आने के बाद इसके अंदर फ्री आयंस आ जाएंगे, जिसके कारण इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आ जाएगी इसके अंदर। तो आपको बस ये याद रखना है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट के अंदर इंसुलेटर होते हैं, और लिक्विड और एक्वा स्टेट के अंदर क्या होते हैं भाई, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।